आज हम इकोनॉमी के उस टर्म को के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे आपके और पूरे इकोनॉमी को क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। ठीक, उससे सरकार का जो भी पॉलिसी होता है, ठीक ना, चाहे वो फिस्कल पॉलिसी हो, चाहे वो आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसीज हो, सब कुछ को वो इम्पैक्ट डालता है। और इवन आज के युग में तो समझिए कि वो चुनाव को भी पूर्ण रूप में प्रभावित करता है। वो आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन। क्या है? आज हम बात करेंगे इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का सिंपल वो टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, ठीक ना, और किस तरह के से, ठीक ना, हम जो इंडिविजुअल्स को किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, इस टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। और उसके बाद जब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सरकार का जो पॉलिसीज होता है, ठीक ना, उस पॉलिसीज को कैसे इम्पैक्ट डालता है, ठीक ना। अलग अलग तरह का इन्फ्लेशन होता है, अलग अलग इन्फ्लेशन के कंडीशन में अलग अलग तरह का पॉलिसीज जो होता है वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में मुद्रास्फीति भी बोला जाता है। ठीक, तो मुद्रास्फीति क्या होता है? सो देखिए, मुद्रास्फीति होता है कि इन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेट करना मतलब बढ़ना। तो बढ़ना, क्या बढ़ना? तो आपको ये समझना है कि कोई भी चीज, समझिए, पहले ये समझना है कि जो हम अमाउंट है, आज सपोज कीजिए 100 रुपया मेरे पास है, ठीक, 100 रुपया है मेरे पास। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं 2023 का। सपोज कीजिए हम लोग जब दूध खरीदने जाते हैं, चाहे मदर डेयरी का दूध हो, चाहे सुधा का है कि नहीं, अमूल का है। सपोज कीजिए 2023 में उसका रेट जो था 56 रुपीज था, ठीक ना। कितना था? 56 रुपीज था। अब जो है उसका कीमत 63 रुपीज हो गया, ठीक ना। यानी कि वैल्यू कितना बढ़ गया, ठीक ना, पर लीटर। ठीक, यानी कि 1 लीटर का जो 56 रुपीज में मिलता था अब 63 रुपीज में मिलता है। यानी कि सपोज कीजिए कि मेरे पास अगर, या इसको राउंड फिगर में करते हैं ताकि समझने में आपको आसानी हो, 50 रुपीज से 60 रुपीज हो गया, ठीक, या 55 रुपीज से 60 रुपीज हो गया। ज्यादा दिन की बात नहीं है तो हम ये कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास 100 रुपया है, ठीक ना, अगर मेरे पास 100 रुपया है तो आप ये देखिए कि यानी कि 100 रुपया में हम कितना दूध परचेज कर सकते हैं, कितना मिल्क परचेज कर सकते हैं? अप्रोक्स 1 लीटर और 900 मिलीलीटर हम अप्रोक्स परचेज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन इसी 100 रुपया में अगर 2024 में उसका कीमत जब 60 रुपीज हो जाता है, ठीक ना, तो देखिए उसको हम कितने में खरीद सकते हैं? तो देखिए 100 रुपया में हम उसको खरीदने के लिए कितना, 1 लीटर, ठीक ना, और कितना हो जाएगा, यानी कि लगभग 1 लीटर 660 मिलीलीटर हम खरीदना पड़ेगा। यानी कि 100 रुपया का में जो है, जो पिछले साल जितना हम खरीद रहे थे उससे लगभग हमको 240 मिलीलीटर जो है वो दूध क्या करना, मिल्क जो है कम परचेज करना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब पिछले साल की अपेक्षा इस साल ये जो करेंसी 100 रुपया का था इसका वैल्यू क्या हो गया? कम हो गया, है कि नहीं। चूंकि हम इससे सामान अब जो है उतना ही अमाउंट में अब हम सामान क्या कर सकते हैं? कम परचेज कर सकते हैं, ठीक ना। जो अमाउंट है, क्वांटिटी है, वो जो भी गुड्स का, उसका क्या करते हैं हम? कम खरीदेंगे। यही हो गया रुपया का वैल्यू डाउन होना। तो इसको क्या कर सकते हैं? तो इसी को इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ कमोडिटी या वैल्यू ऑफ गुड्स क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और वैल्यू ऑफ करेंसी जो क्या होता है? डाउन होता है। यही क्या कहलाता है? इन्फ्लेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये इन्फ्लेशन कहलाता है, सिंपल टर्म में। यानी कि गुड्स का वैल्यू यहां देखिए बढ़ रहा है और करेंसी का वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यानी कि पिछले साल जो 100 रुपया का वैल्यू था इस साल जो है 100 रुपया के बराबर नहीं रह गया, बल्कि उसका वैल्यू क्या हो गया? गिर गया है। उस अमाउंट से वो गिर गया। समझिएगा इस सारा सिस्टम को। अब देखिए कि अगर हम अपने इनकम के बारे में जोड़ते हैं, चलिए इनकम अभी थोड़ा सा ज्यादा आगे का टॉपिक हो जाएगा, इसी पर हम बात करते हैं, ठीक।
तो देखिए सिंपल टर्म में कहा जाता है कि इन्फ्लेशन जो होता है, इन्फ्लेशन का जो रेट जो है वो कितना होना चाहिए, एक गुड इकोनॉमी के लिए कितना होना चाहिए। हालांकि ये गुड इकोनॉमी में भी आप देखना पड़ता है कि किस तरह का आपका इकोनॉमी है, खैर, लेकिन सिंपल वे में इसको कहा जाता है कहीं कहीं 1 से लेकर 2% जो है, ठीक ना, ये माना जाता है कि हाँ बेहतर कंडीशन है इकोनॉमी के लिए, या कहीं कहीं 2 से 3% जो है वो भी सही माना जाता है। लेकिन एवरेज अगर कहा जाए तो 2% जो है आपका इन्फ्लेशन रेट, ठीक ना, इन्फ्लेशन रेट जो है, ठीक ना, वो 2%, ठीक ना, बेहतर माना जाता है। समझ में आया ना। अब देखिए हालांकि इन्फ्लेशन रेट जो हम लोग का जुलाई में है वो जुलाई 2024 में 3.54% है, ठीक ना, जबकि जून में जो ये है 5.08% हुआ था, ठीक ना, यानी कि इन्फ्लेशन क्या हो गया, कमा है, ठीक ना। अब चलिए हम लोग बात करते हैं तो इन्फ्लेशन किस तरह से इम्पैक्ट डालता है। सो देखिए इन्फ्लेशन अगर कई तरह का होता है, एक क्रीपिंग का सिस्टम होता है, मतलब जो एकदम नॉर्मल रेट से बढ़ता है, ठीक ना, वो जो होता है आपका क्रीपिंग इकोनॉमी इन्फ्लेशन होता है। एक होता है मॉडरेट, जो कि न ज्यादा हाई है न ज्यादा कम है। एक होता है नॉर्मल सिस्टम, ठीक ना। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है, जब जैसे अभी टर्की की स्थिति देखिए, पाकिस्तान की स्थिति देखिए, ठीक ना, वहां पर इन्फ्लेशन 60% तक बढ़ा हुआ है, ठीक ना, ये हाइपर इन्फ्लेशन है। यहाँ पर जो कमोडिटी का जो प्राइस है, ठीक ना, कमोडिटी का प्राइस अगर सोच लीजिए 2 साल पहले अगर उसका 30 रुपया है, तो अगले आने वाले 2 सालों में उसका कीमत जो है कितना हो जाएगा, 30 रुपया की जगह हो जाएगा 70 रुपीज, 75, इस तरह का जो ये हाइपर इन्फ्लेशन होता है। हाइपर इन्फ्लेशन की मतलब स्थिति में इस मत का स्थिति हो गया कि मतलब वो इकोनॉमी का भट्ठा बैठ जाना है। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जाएगा भीख मांगने के लिए, भैया हमको बेल आउट पैकेज दीजिए। जो देखिए बार बार जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट है बेल आउट पैकेज के लिए रिक्वेस्ट करती है IMF। IMF का जो फंक्शन होता है और वो कितना डेंजरस होता है किसी भी इकोनॉमी में, जब इकोनॉमी डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है तो उसके बारे में जब IMF के बारे में बताएंगे तो अच्छा। उसके बाद श्रीलंका की स्थिति देख लिए थे, याद रखिए सबके बैकग्राउंड में चाइना है, ठीक। आगे वो एक वीडियो बनाएंगे जिसमें इसकी जो साउथ चाइना सी में एक नया बाहर फ्रंट खुल रहा है, ठीक ना, वो किस तरह से इम्पैक्ट जो चाइना की दादागिरी है उसके बारे में अगले वीडियो में एक वीडियो जस्ट इसके बाद ही वीडियो बनाएंगे, ठीक। तो देखिए तो अगर यहाँ पर क्या हो गया कि जब कोई भी तरह का जो प्राइस जो है, ठीक ना, बहुत तेजी से बढ़ने लगता है तो वहां पर क्या हो जाता है, ठीक ना, वहां पर प्राइस जब ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है तो हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। अब चलिए क्रीपिंग समझ लिए, मॉडरेट का कंडीशन समझ लिए। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए ये आपका इन्फ्लेशन है, ठीक, ये आपका डिमांड है। जैसा ही इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक ना, इन्फ्लेशन जैसा ही बढ़ेगा, ठीक ना, वैसा ही आपका डिमांड क्या होना शुरू हो जाएगा, घटना शुरू होगा, ठीक। डिमांड घटना शुरू होगा, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे आपका डिमांड क्या होना शुरू होगा, घटना शुरू होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या। अब देखिए तो इन्फ्लेशन क्या करता है, सबसे पहले सरकार का जो नॉर्मल इन्फ्लेशन अगर हो, ठीक ना, तो उसको सरकार जो है अपने RBI जो अपने मॉनेटरी पॉलिसी से ही उसको मैनेज कर लेती है, ठीक ना। लेकिन अगर वो अलग कंडीशंस में आ जाए, हाइपर इन्फ्लेशन का स्थिति हो जाए, स्टैगफ्लेशन की स्थिति आ जाए, ठीक ना, या रिसेशन की स्थिति आ जाए, तो वहां पर सरकार को फिर अलग पॉलिसीज, तो फिर समझ लीजिए कि उसको मॉनेटरी पॉलिसी फिजिकल पॉलिसी में ही पूर्ण रूप में बहुत सारा चेंजिंग करना पड़ता है, ठीक ना, ताकि मार्केट को फिर से रिकवर किया जा सके। एक और स्टोरी आपको बताता हूँ, खैर चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी इसी पर चर्चा करता है। अब देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है वैसे वैसे डिमांड घटेगा। क्यों डिमांड घटता है, सो देखिए
यानी कि इन्फ्लेशन जैसे ही बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस वैल्यू जो है करेंसी का क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी कि वैल्यू जब करेंसी का घट रहेगा तो परचेजिंग पावर जो है, परचेजिंग पावर ऑफ कस्टमर, ठीक ना, वो भी क्या हो जाता है, वो भी आपका डिक्रीज करना शुरू करता है। परचेजिंग पावर क्या होता है, एक फिक्स्ड अमाउंट में आप जितना कमोडिटी और गुड्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक ना, वही आपका क्या कहलाता है, परचेजिंग पावर कहलाता है। याद रखिएगा, जब इकोनॉमिक स्टैटिस्टिकल ओवरव्यू बताया था तो पीपीपी बताए थे आपको, बोले थे ये टॉपिक्स आगे हम आपको क्लियर करेंगे, ठीक ना। उसको परचेजिंग पावर पैरिटी बोलते हैं। मतलब कि हमारा देश में 100 रुपया में आप कितना अमाउंट कोई भी गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूम कर सकते हैं, वही परचेजिंग पावर पैरिटी होता है, ठीक। चलिए, तो देखिए, यानी कि कस्टमर का परचेजिंग पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसी कारण सरकार जो है, जो आपका बेसिक सैलरी, जिसके यूनिफाइड पेंशन स्कीम में बताए होंगे आपको, जो बेसिक सैलरी होता है उसके साथ साथ डीओ को क्या कर देती है सरकार, डियरनेस अलाउंसेस, इसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। यही जो माना जाता है कि इतना % उसका, तो यानी कि क्या हो गया कि जो सरकार सपोज की 10,000 अगर पर मंथ दे रही है, ठीक ना, यानी कि अगले साल अगर इन्फ्लेशन जो है एट द रेट ऑफ 6% है इन्फ्लेशन, तो यानी कि इसका जो वैल्यू हो जाएगा 10,600 अगर नहीं होगा, तो फिर वो आदमी उस अमाउंट में या उस क्वांटिटी में उतना सामान को कंज्यूम या कंज्यूम नहीं कर सकता है, परचेज नहीं कर सकता है, ठीक ना। यही कहलाता है, इतना अमाउंट से इसको क्या कर जाता है, वही कहलाता है आपका डियरनेस अलाउंसेस। यानी कि महंगाई को क्या किया जाता है, इसको एडजस्ट किया जाता है, ताकि आप जो कंज्यूमर है वो उसका जो है, ठीक ना, वो जो परचेजिंग पावर है कम से कम मेंटेन रहे, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक ना। वो टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्या, कि कंज्यूमर ये बिहेव कैसे करता है, ठीक ना। अब देखिए, तो इन्फ्लेशन किस किस कंडीशन में बढ़ सकता है ये समझिए। पहला कंडीशन हो सकता है कि या तो सरकार के द्वारा, ठीक ना, मतलब जरूरत से ज्यादा करेंसी का जो इकोनॉमी में क्या कर दिया गया है, आउटफ्लो कर दिया गया है। करेंसी ज्यादा जब इकोनॉमी में आ जाएगी, ठीक ना, तो फिर क्या हो गया, यानी कि करेंसी का वैल्यू ऑटोमेटिक कम जाएगा। जैसे आप नॉर्मल चीज समझिए, आज आपके पास 10,000 रुपया पर मंथ का इनकम है, ठीक, 10,000 रुपया पर मंथ का इनकम है। अगर आपका इनकम 50,000 पर मंथ हो जाए, ठीक ना, तब आप क्या कीजिएगा, आप जो है कोई भी सामान, सपोज कीजिए लैंड है, ठीक ना, लैंड का कीमत है 2 लाख रुपए, एक कट्ठे की कीमत है, एक कट्ठा की कीमत है। आपके पास जब 5 गुना कीमत बढ़ जाएगा तो इसको 2 की जगह 2.5 लाख भी दे सकते हैं, ठीक ना। यानी कि आप जो है उस ज्यादा अमाउंट भी उसके लिए पेड करने के लिए तैयार हो जाइएगा, ठीक ना। ये आपका क्या होता है, मार्केट में करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा होता है। करेंसी का आउटफ्लो ज्यादा होने से क्या हो जाता है, करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है। सरकार क्या कर देती है, सरकार जो है मतलब पॉलिसीज बना देती है बैंक में, ठीक ना, कि आप जो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो नहीं भाई, इसको बढ़ा देती है, ताकि बैंक के पास लिक्विडिटी कम हो जाएगा, मार्केट में इनफ्लो आउटफ्लो जो है करेंसी का वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, ठीक। चलिए, अब देखिए, तो इन्फ्लेशन जो होता है कस्टमर को किस तरह से इंपैक्ट करता है, ये आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है या तो मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि सरकार के द्वारा जो है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को क्या करना, रिवाइज कर उसको क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद आपका जो है इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने का दूसरा कंडीशन से है, ठीक ना। मार्केट अभी देखिएगा हम लोग यूपीआई सिस्टम होता है ना, तो यूपीआई सिस्टम से बहुत फायदा है। पहला फायदा ये है कि
सरकार के रेगुलेटरी सिस्टम में आपका जो पेमेंट है वो आ गया। इससे हो गया कि सरकार आपके ट्रांजैक्शंस के थ्रू ये जो है ब्लैक मनी को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है। ब्लैक मनी भी क्या है, याद रखिएगा, इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कारण है, ठीक ना। ब्लैक मनी का मतलब क्या हो गया, जैसे अभी देख रहे होंगे कहीं भी जाइएगा, घूसखोरी का ऐसा सिस्टम है कि मतलब कहीं कोई भी काम करवाने जाए, बाबू साहब बिना रुपया कहीं लेंगे नहीं। अब उनको अगर 5,000 रुपया किसी का तो बेफजूल मतलब पैसा बिना मतलब का आ गया, तो गलत जगह ही उसका क्या हो गया, इन्वेस्ट खर्च हो जाएगा। वो खर्च होगा तो मार्केट में, इकोनॉमी में, चूंकि ब्लैक, ठीक, इसी तरह से ब्लैक मनी हो गया कि जो सरकार के जो टैक्सेशन पॉलिसी से बाहर है, ठीक ना, जिस पर टैक्स नहीं लग पाता है या जो किसी भी इंडिविजुअल के इनकम में ऐड नहीं हो पाता है, ठीक ना, वो आपका ब्लैक मनी कहलाता है। तो ब्लैक मनी भी इन्फ्लेशन को क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेशन को मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी, ये सरकार के द्वारा जो किया जाता है उसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। सरकार क्या की, टैक्स रेट को क्या कर दी, बदल दी, है कि नहीं, टैक्स स्लैब को चेंज कर दे, ठीक ना। टैक्स में जो पैसा लगता है, ठीक ना, वो पैसा को क्या कर दी, वो इस तरह से कर दी ताकि करेंसी में, ठीक ना, ये इनफ्लो होना, करेंसी सॉरी इकोनॉमी में पैसा जाना कम हो जाए। तो इससे क्या होगा, पैसा जब एक करेंसी इकोनॉमी में कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या हो गया, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। ये सब सिंपल टर्म है, ये जो भी आज टॉपिक आपको बताया सिंपल टर्म में बताया, इसको ज़्यादा हम मतलब वो क्या बोलते हैं उसको कॉम्प्लेक्स नहीं किए, ताकि आसानी से आप इस टॉपिक को समझ जाइए। फिर आगे वाले आने वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ जो इन्फ्लेशन है उसके बारे में बात करेंगे, स्टैगफ्लेशन के बारे में बताएंगे, और इंडिविजुअल को किस तरह से इम्पैक्ट डालता है, किसी भी कंपनी को कैसे इम्पैक्ट डालता है, और उसके थ्रू इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट डालता है, ये आगे आने वाले टॉपिक में बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत।